सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग आपसे बात कर रहे थे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट क्लास में समझा दिया था। आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि आप लोगों को कितनी नॉलेज हुई है, कितना आपको समझ में आया है। उसके लिए बच्चों दो क्वेश्चंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने दोनों क्वेश्चंस के लिए जो भी आपको टेबुलर फॉर्म चाहिए थी, जो भी टेबल आपको चाहिए, रिक्वायर्ड टेबल, वो बच्चों मैंने बना दी है। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैंने फीड कर दी है, पर आगे कैलकुलेशन और फॉर्मूला कैसे क्या निकालना है वो आपको बच्चों अभी खुद करना है। तो फटाफट से सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे नोट डाउन कर लो और उसका सॉल्यूशन करना जल्दी से स्टार्ट करो। आज आपको ये क्वेश्चन यही करने हैं। आज क्या अपने को और भी कुछ करना है और भी आगे पढ़ना है, इसलिए फटाफट से इन दो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन कर लो और फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on analysis was found to contain 64.4% carbon, 64.4% carbon, 5.5% hydrogen, 5.5% hydrogen and 29.9% iron, and 29.9% iron. Full stop. Determine its empirical formula. क्वेश्चन 1 में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो बच्चों फटाफट से जल्दी से इसको सॉल्व करो, अपने आंसर को कमेंट करो। क्लियर नहीं दिख रहा? यहाँ तो क्लियर है। और कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं दिख रहा हो? बेटा क्लियर अगर दिख नहीं रहा है तो मैंने क्वेश्चन तो रिपीट किया ही है, क्वेश्चन तो बोला ही है, और लास्ट क्लास में तुम्हें समझा दिया था मैंने पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। उसकी टेबल भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। अगर आपको क्लियर भी नहीं दिख रहा है तो भी आप टेबल जो है वो बना करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं ऑटो फोकस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखो, मुझे तो बेटा स्क्रीन मेरी क्लियर दिखाई दे रही है। और कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो कमेंट करे एक बार। और कोई ऐसा हो जिसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो एक बार कमेंट करे। प्रिया को तो बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर मेरे यहाँ पर कोई इश्यू होता तो फिर सभी को क्लियर नहीं दिखाई देता, पर प्रिया को क्लियर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम अगर है किसी तरीके की तो ये आप लोगों के साथ में है। एक बार अपने मोबाइल डेटा को रिफ्रेश कर दीजिए। खुशी का भी कहना है क्लियर ही है। तो सुमित और निशा अपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर दो, फ्लाइट मोड को ऑन और ऑफ कर दो एक बार। उससे तुम्हारा नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा तो शायद तुम्हारी नेट की स्पीड बढ़ जाए। तो बच्चों मैंने आपकी हेल्प के लिए टेबल बना रखी है आप, और लास्ट क्लास में टेबल में क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अभी बच्चों मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सही जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब कमेंट करना छोड़ो, क्लियर है या नहीं, फटाफट से क्वेश्चन पर फोकस करो। क्वेश्चन पर फोकस करो और मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। अगर बच्चों सिंपल रेशियो वाले कॉलम में
तुम्हारा होल नंबर आता है तीनों वैल्यूज, तो वो ही तीनों वैल्यूज सिंपलेस्ट रेशियो में भी आएंगी। और जैसा कि तुमने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट क्लास में जो एग्जांपल था उसमें देखा था कि अगर होल नंबर में नहीं आती हैं, डेसिमल में आती हैं, तो आपको सारी वैल्यूज को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू जो डेसिमल में है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सॉल्व करो क्वेश्चन को और अपने आंसर को कमेंट करो बच्चों जल्दी से। देखो बच्चों, अभी मैंने लाइट ऑन की है, थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर शायद क्वालिटी वीडियो की इंप्रूव हुई हो। कार्बन का बच्चों रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 64.4 को 12 से डिवाइड करने पर। किसी ने बच्चों रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल ली हो डिवाइड करके, तो बताओ। 5.36, हाँ जी एकदम सही आंसर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये वाला कार्बन का रिलेटिव नंबर तो आ गया 5.36, हाइड्रोजन का 5.5 आ ही जाएगा। फिर जरा आयरन का और कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट करो कि कितना आ रहा है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आयरन के लिए। 29.9/56। ठीक है सुमित, लग रहा है तुम्हारा कैलकुलेटर चल रहा है। 0.53। तो जैसा कि वैल्यूज आपने बताई 5.36, ये तो आया 5.36, ये 5.55 और ये 0.53। अब नेक्स्ट टेबल में बच्चों हम लोग को क्या करना होता था, ये जो भी आपके पास में वैल्यूज आई हैं, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सभी को आपको डिवाइड करना पड़ता है। मतलब अब इनमें सबसे छोटा 0.53 है, तो 5.36 अपॉन 0.53, 5.55 अपॉन 0.53 और 0.53 अपॉन 0.53। बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है? जो भी वैल्यू आए उसको हम लोग सिंपल रेशियो में लिख देंगे। पहले कार्बन के लिए कमेंट करो, कार्बन के लिए सिंपल रेशियो क्या आ रहा है?
अब बेटा कमेंट आया है मेरे पास में एक 10.11, ठीक है, कार्बन के लिए सही है। 10.11 को राउंड ऑफ करके 10 कर दो, राउंड ऑफ करके हमने इसको 10 कर दिया। हाइड्रोजन के लिए निकालो। हाइड्रोजन के लिए निकालो बच्चों आंसर। ठीक है निशा बेटा 12.2 तो बहुत ही अलग हो गया, और योगेश 1.03 भी बहुत अलग हो गया। बेटा ये 1 पॉइंट में कैसे आंसर आ रहा है? आंसर 10 में आएगा, 10 पॉइंट आएगा। ऊपर 5.55 है, नीचे 0.53 है। पॉइंट्स में कहां पर भूल हो रही है तुम लोगों से? आंसर लगभग 10.3, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 10.25 या कुछ ऐसा। संजय का 58.5। बेटा संजय सुबह सुबह कोई तगड़ा नशा किया दिखे? 58। तो ये आ रही है बच्चों आपके पास में राउंडिंग ऑफ के अंदर वैल्यू। अगर आप राउंड ऑफ करें तो आपके पास में वैल्यू जो है वो आ रही है, कार्बन का 10, हाइड्रोजन का 10 और Fe के लिए 1। तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो बन जाएगा C10H10Fe। 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 क्वेश्चन नंबर 1 किसी ने नहीं किया है तो उसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर ले। सिंपलेस्ट रेशियो में भी सेम वैल्यूज को लिख दीजिएगा बच्चों, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर आया था उसे, और फिर से राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। खैर हमारे पास 10.37 है, 3 कितना है था? सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर बच्चों उससे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% hydrogen. A compound contains 4.07% hydrogen, comma 24.27% carbon, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine, and 71.65% chlorine. Full stop. Its molar mass is 98.96 gram. Its molar mass is 98.96 gram. Full stop. What is its molecular formula? What is its molecular formula? What is its molecular formula? ठीक है, तो आपको पता ही है क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आपको भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हो, पर आपको पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए टेबल बना ही दी है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने बनाई थी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बनेगी, बस कैलकुलेशन अब जो है वो डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि एक तो परसेंटेज जो है वो सबका अलग है, और क्लोरीन जो है उसका बच्चों एटॉमिक मास होता है 35.5। फटाफट से सॉल्व कीजिए, और पहले एक एक करके कमेंट करते जाइएगा कि कार्बन के लिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के लिए कितना और क्लोरीन के लिए कितना है, ताकि हम लोग क्रॉस चेक करते रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अपना आंसर गलत आए ना। तो आप लोग सॉल्व करो और कमेंट करते जाओ अपने आंसर्स को। सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कमेंट करना, कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और क्लोरीन के लिए। तो प्रिया का कमेंट आया है बच्चों, कार्बन के लिए 2.02। ठीक है प्रिया, सही जवाब है बेटा। कार्बन के लिए वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई है 2.02। हाइड्रोजन के लिए भी हो गई 4.07। क्लोरीन के लिए पता करो बेटा। विकास का आया है क्लोरीन के लिए 2, अंशुल का 2.01, और किसी का? और किसी का कोई जवाब क्लोरीन के लिए? विकास तुमने तो बेटा यही राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ तो लास्ट में करना होता है। तुम्हारा आंसर 2 है तो इस हिसाब से परसेंटेज सिर्फ 71 होना चाहिए था। संजय का 10.2। बेटा संजय तू सच में नशा करके आया कोई, और फिर कमेंट को डिलीट कर देता है और फिर कमेंट करता है नो। हाँ जी बच्चों, तो ये जो आंसर है तुम्हारा, ये भी आ रहा है 2.02। ये भी आ रहा है तुम्हारा 2.02। तो अब आपको क्या करना है, जो भी इनमें से वैल्यूज आई है उनमें से जो लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा यहाँ 2.02 ही है, तो इसे 2.02 अपॉन 2.02, ये 4.07 अपॉन 2.02, और ये 2.02 अपॉन 2.02। कार्बन और क्लोरीन का मैं कर देता हूं तुम्हारी मदद के लिए 1 और 1। अब हाइड्रोजन का तुम लोग करो। हाँ बेटा संजय कमेंट करो क्या आ रहा जवाब। संजय का कमेंट आया है 2.01। वाह संजय, इस बार कमाल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है आपके लिए आ रही है 2.01। 2.01 को राउंड ऑफ कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये 1 और ये 1। इसका मतलब बच्चों आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। अब आगे की कहानी आपको पता है, फटाफट से मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ। जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताइए।
बच्चों जल्दी से बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है। हाँ जी बच्चों, किसी का सॉल्व हुआ? किसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स आए और फिर उसने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया हो एम्पिरिकल फॉर्मूला से? बच्चों बहुत टाइम हो गया है, इतना टाइम लग रहा है तो फिर मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ। भाई अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास करना है। मोलर मास दे रखा है 98.96 ग्राम। एम्पेरिकल मास अगर तुम निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा 49.5। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल में आ जाएंगे 98.96 अपॉन 49.5 और अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हारे पास में 2 आ रहे हैं तो तुम्हारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, C2H4Cl2। ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सॉल्यूशन बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और जब आप सॉल्यूशन ड्रॉ कर ले तो कमेंट कर दीजिएगा डन। ठीक है, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। तो बच्चों ये हमने देखा कि कैसे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। अभी आप हेडिंग बना दीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
हेडिंग बनानी है आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों देखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? किसी भी नंबर में वो डिजिट्स जो कि प्रॉपरली मेजरमेंट के बाद में लिखी जाती है। एक प्रॉपर मेजरमेंट के बाद में जो वैल्यूज लिखी जाती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन लिख लो। द डिजिट्स in the digits in a properly recorded measurement, in a properly recorded measurement, properly recorded measurement are called significant figures, are called significant figures, significant figures। अब किसी एक नंबर में कौन कौन सी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं उन्हें पहचानने के लिए हमारे पास में बच्चों कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग उन रूल्स और उनके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल, पहला रूल, रूल नंबर 1। पहला रूल लिखिए बच्चों, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant, are significant। तो बच्चों वो सारी वैल्यूज जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, वो सबके सब हमारे लिए क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 161, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तीनों ही नॉन जीरो है। इसमें देखूं तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पर ये जो 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये तीनों ही मेरे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट। तो जो एग्जांपल हमने लिया है 161 या 0.161, इनमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं जिनके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल लिखो बच्चों, all zeros to the left of, all zeros to the left of first non-zero digit, to the left of first non-zero digit are non-significant, are non-significant, non-significant। तो जो पहली नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में आने वाले सारे जीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 0.0052। अब इसमें सबसे पहला नॉन जीरो कौन है? सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट है 5। 5 के लेफ्ट में आने वाले सारे जीरोस क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ कौन कौन से हैं? ये दो, 5 एंड 2। एग्जाम्पल बना लो। पहले नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में आने वाले सारे जीरोस कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, all zeros between
between non-zero digits, all zeros between non-zero digits are significant. Non-zero digits are significant. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले सारे जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब अगर ये वैल्यू होती 2.0052 तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है ही, और इन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आने वाले ये जो जीरोस हैं ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट। तो यहां इसके केस में, इस एग्जांपल में टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है वो है 5। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट रूल नंबर 4, all zeros to the right of the all zeros all zeros to the right of the to the right of the decimal points to the right of the decimal points are significant are significant significant। किसी डेसिमल के राइट साइड, एंड साइड पर आने वाले जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पर 0.0050, इसमें जो एक्सट्रीम राइट साइड में जो जीरो आ रहा है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। खैर ये तो है ही क्योंकि नॉन जीरो है, बाकी ये जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, अगर ये डेसिमल के राइट साइड में, एकदम राइट साइड में आ रहा है तो। एग्जाम्पल बना लो। लास्ट रूल, रूल नंबर 5, if a number is written, WRITTEN, if a number is written in scientific notation, scientific notation, NOTATION, written in scientific notation, then the starting figures are considered according to rules of significant figures. Starting figures are considered according to rules of significant figure। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब आप किसी वैल्यू को ऐसे लिखते हैं जैसे a इंटू 10 की पावर b, इस फॉर्म को बोलते हैं साइंटिफिक फिगर। तो अगर कोई वैल्यू साइंटिफिक फिगर में है तो ये जो ये वाली है ना स्टार्टिंग वैल्यू, ये इसको तो तुम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे सिग्निफिकेंट, और ये जो है ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1.5 इंटू 10 की पावर 3, इसमें आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने हैं तो इसमें तो आप जीरो लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें रूल्स लगा दो भाई दोनों ही क्या है, नॉन जीरो, तो ये दोनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यही वैल्यू लिखी होती 1.05 इंटू 10 की पावर 2, तो यहां पर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते, बताओ। इस वाले एग्जांपल में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, कमेंट करके बताओ।
प्रिया, आपका आंसर बेटा इनकरेक्ट है। ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी ये सिग्निफिकेंट इसमें कितने हैं ये रूल्स लगा लो। अभी हमने रूल पढ़ा कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाला जीरो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो यहां पर टोटल आपके पास हो जाते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये अपनी हेडिंग हो गई बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स। चैप्टर में बस एक लास्ट जो चीज बाकी रही है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो है बच्चों, सुमित का कहना है अगर 2002 हो तो बेटा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट 2 है ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों चैप्टर की लास्ट हेडिंग जो हमें करनी है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग बना दीजिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ बच्चों 5-6 लॉज हैं जो हम लोगों को लिखने हैं, उनके एग्जांपल्स, वो लॉ किसने दिया, बस इतना, और आपका फिर जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका खत्म हो जाएगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला बच्चों जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट पॉइंट, ये लॉ दिया किसने था, लिख लीजिए, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय लेवोइजियर। लेवोइजियर स्पेलिंग है LAVOISIER, प्रपोज्ड बाय लेवोइजियर। सॉरी मैंने लेवोइजियर में बाकी नहीं लिखा, लेवोइजियर LAVOISIER, लेवोइजियर। लॉ क्या कहता है, चैप्टर ये तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। लिख दो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो टोटल रिएक्टेंट का मास है वो ही टोटल किसका मास होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। पर ये लॉ तभी फॉलो होगा जब आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, या आप कह सकते हैं कि इस लॉ को फॉलो करने के लिए ही आपको किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। आप देख रहे हैं एग्जांपल, ये मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, इसमें 28 + 2 30 होता है, पर इस तरफ क्या आ रहा है 17। पर यहां अगर मैं करूं 28 + 6 34, इस तरफ भी क्या आ रहा है 34। एग्जांपल बना दो और लिख देना लास्ट में, टू फॉलो दिस लॉ वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये 28 6 34 कहां से आया, ये पूरा यही सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो बच्चों ये आपने लिख लिया होगा। सेकेंड लॉ लिखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसे आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसको जो देने वाले थे वो थे प्राउस्ट, प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट, प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट। प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। लिख लो ये लॉ क्या कहता है। A compound prepared by any method, a compound prepared by any method, prepared by any method, any method contains the same elements, the same elements, the same elements in the fixed ratio by mass, same elements in the fixed ratio by mass, by mass। मतलब जैसे एग्जांपल है H2O, अगर मैं इनकी मासेस का रेशियो निकालूं तो हाइड्रोजन की वजह से आएगा 2, ऑक्सीजन की वजह से 16, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:8। तो अब ये पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल, चाहे नदी का हो, तालाब का हो, नाले का हो, कुएं का हो, बारिश का हो, कहीं का भी ये पानी हो, ये जो वाटर है बच्चों, इसमें हमेशा फिक्स रहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या आएगा 1:8। इसी का आप मतलब निकाल सकते हो कि भाई 1 + 8 आंसर क्या आएगा 9। तो भाई 9 ग्राम अगर क्या है H2O है, तो इसमें 1 ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या होगा इसके अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल बना लो और आपकी फिर इस एग्जाम्पल के साथ ही आज की क्लास ओवर हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट के अंदर ही। तो बच्चों आप लोग अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करना बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। फिर अगर आप फेयर में काम कर रहे होंगे तो आपको बीच में पेजेस छोड़ने पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल बना लीजिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के।